नमस्कार। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सांख्यिकीय माध्य, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी समंक हम अनुसंधान के अंतर्गत एकत्र करते हैं, वो सारे एकत्र जो समंक हैं वो जटिल हो जाते हैं और उनको भली भांति समझने में, फिर उनकी तुलना करने में हमारा जो मस्तिष्क है वो कठिनाई का अनुभव करता है। लेकिन हम क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन की जो रीतियां हैं, उनके द्वारा वो सारे जो समंक हैं हमारे पास, उनको बहुत समराइज कर लेते हैं और आवर्ती बंटन के रूप में व्यक्त कर देते हैं, जिससे समंक आसानी से समझ में आ जाए। पर यह तो केवल सांख्यिकी विश्लेषण की प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। इससे समंक की सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं स्पष्ट नहीं होती। तो संख्यात्मक तथ्यों के विशाल समूह को पूर्ण रूपेण समझने की मानव मस्तिष्क की अंतर्निहित अयोग्यता हमें ऐसे अपेक्षाकृत थोड़े से अचर या स्थिर माप उपलब्ध करने को बाध्य करती है जो समंकों की पर्याप्त रूप से व्याख्या कर सके। समंकों के लक्षणों को कम से कम अंकों में सारांश रूप में प्रकट करने के लिए सांख्यिक जो व्यक्ति होता है उसको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकी माध्यों का निर्धारण करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक समंक श्रेणी में ऐसा बिंदु होता है जिसके पास अन्य समंकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये मूल्य श्रेणी के लगभग केंद्र में स्थित होता है और उसके महत्वपूर्ण जो लक्षण है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो सांख्यिकी में संपूर्ण समंक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को सरल और सारांश रूप में अभिव्यक्त करने वाला प्रतिनिधित्व मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या माध्य कहलाता है। यानी सांख्यिकी माध्य एक ऐसा सरल व संक्षिप्त अंक है जो समंक श्रेणी के सभी अभिलक्षणों पर प्रकाश डालता है। यानी उसके आधार पर समंक श्रेणी की सारी बातों की जानकारी मिल सकती है। तो क्रॉक्सटन एवं काउडेन ने जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है और समंक माला के विस्तार के मध्य में स्थित होने के कारण माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। यानी माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्यों का अधिकतर उसके आसपास जमाव होता है। सिम्पसन एवं काफ्का के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती है। यालुन चाउ के अनुसार केंद्रीय किसी श्रेणी की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एकल मूल्य उसके द्वारा मापे जाने वाले समंकों का प्रतिनिधि रूप होना चाहिए। समंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह मूल्य श्रेणी के व्यक्तिगत पदों की कुछ सुनिश्चित केंद्रीय मूल्यों पर संकेंद्रित होने तथा उन पर वितरित होने की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करना चाहिए। तो इस कारण से उस प्रतिनिधि मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, सांख्यिकी माध्य, स्थान संबंधी माप, प्रतिरूपी मूल्य या सारांश अंक भी कहलाते हैं। सांख्यिकी में इनका बड़ा महत्व है। सांख्यिकी विश्लेषण की अन्य बहुत सी रीतियां माध्यों पर ही आधारित है, इसलिए डॉक्टर बावले ने इसको माध्यों का विज्ञान भी कहा है। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो और इन्हीं माध्यों की सहायता से समंक श्रेणी के सभी मूल्यों का सार प्रकट कर सकते हैं। व्यक्तिगत इकाई का कोई मूल्य नहीं है, तो माध्य द्वारा सभी इकाइयों में सामूहिक रूप से पाए जाने वाले मुख्य लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं और उनकी तुलना भी सरल हो जाती है। इस प्रकार सांख्यिकी में माध्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब महत्वपूर्ण जो इसके उद्देश्य और कार्य हैं, उनमें एक तो पहला यह संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो जटिल और अव्यवस्थित संख्याएं होती है तो उनकी मुख्य जो विशेषता है उनका सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त जो चित्र प्रस्तुत हो जाता है, ये माध्यम के द्वारा से होता है ताकि उनको याद रखने में कठिनाई नहीं हो। जैसे हम कह देते हैं कि भाई 100 करोड़ भारतीयों की, या मान लीजिए आज की तारीख में हम माने तो 135 करोड़ 130 करोड़ के आसपास जो भारतीय हैं, उनकी अलग अलग आय को समझना और स्मरण रखना बड़ा कठिन काम है, पर उनकी औसत प्रति व्यक्ति आय को हम आसानी से समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। जैसा मोरोने ने कहा है कि माध्य का उद्देश्य व्यक्तिगत मूल्यों के समूह का सरल और संक्षिप्त रूप में प्रतिनिधित्व करना है, जिससे मस्तिष्क समूह की इकाइयों के सामान्य
आकार को शीघ्रता से ग्रहण कर सके। दूसरा है तुलना की सुविधा प्रदान करना। माध्यमों की सहायता से दो समूहों के महत्वपूर्ण लक्षणों की सरलता से एक दृष्टि में तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत और श्रीलंका की औसत प्रति व्यक्ति आय की तुलना करना है, तो उसके परिणाम हम माध्यमों के आधार पर निकाल सकते हैं। ऐसे समग्र का प्रतिनिधित्व करना, जो माध्य के सहायता से जो प्रतिदर्श का जो अध्ययन करते हैं तो पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। केवल प्रतिदर्श अंकों के माध्य द्वारा समग्र के माध्य का अनुमान लगा सकते हैं। फिर है सांख्यिकी विवेचन का आधार प्रस्तुत करना। तो सांख्यिकी विश्लेषण की अनेक क्रियाएं हैं, जिसमें अपकिरण है, विषमता है, सहसंबंध है, प्रतिगमन, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, वो सब माध्यमों पर आधारित होते हैं। फिर पथ प्रदर्शन करना। माध्य से ऐसे मूल्य ज्ञात हो जाते हैं जो भावी योजनाओं, क्रियाओं, नीतियों के निर्धारण में यथोचित मार्गदर्शन करते हैं। तो व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों के लिए अनुमान में तो माध्य विशेष रूप से ही सहायक सिद्ध होते हैं। आदर्श माध्य में क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यूल और कैंडाल ने जो बताए हैं वो ये गुण है। पहला, स्पष्ट एवं स्थिर रूप से परिभाषित, यानी आदर्श माध्य स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। यदि केवल सांख्यिक के अनुमान पर आधारित हो तो उससे समग्र श्रेणी की वास्तविक विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा और विभिन्न व्यक्ति उनका अलग अलग अर्थ लगाएंगे। दूसरा, सभी मूल्यों पर आधारित, यानी एक संतोषजनक माध्य समग्र श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा पूरे समूह के प्रमुख अभिलक्षणों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। तो कुछ माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित न होने के कारण असंतोषजनक माने जाते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा होना चाहिए सरल एवं बुद्धिगम्य होना, यानी इजी एंड इंटेलिजिबल। उत्तम माध्य में कुछ सरल और स्पष्ट गुण होने चाहिए जिससे उसकी प्रकृति आसानी से समझ में आ सके। अत्यधिक गणित निष्ठ नहीं होना चाहिए, यानी हाईली मैथमेटिकल नहीं होना चाहिए, फिर वो समझने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। निर्धारण की सरलता होना, यानी संतोषजनक माध्य की गणन क्रिया सरल होनी चाहिए। कुछ माध्य जटिल रीतियों द्वारा परिगणित होने के कारण अधिक लोकप्रिय नहीं है। जो लोकप्रिय माध्य हैं उनके बारे में हम इस अध्याय में आगे चर्चा करेंगे। प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव, यानी लीस्ट इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। यदि एक समग्र में उचित रीति से विभिन्न प्रतिदर्श चुन करके माध्य लिए जाएं, यानी एक हमारा समग्र है उसके अलग अलग प्रतिदर्श ले लिए जाएं चुन करके और उन सब के माध्य निकालें, तो सबके माध्यम में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। आदर्श माध्य वही है जिसमें प्रतिचयन परिवर्तनों का कम से कम प्रभाव हो, यानी एक ही समग्र से निकाले गए अलग प्रतिदर्श जो अलग अलग हों तो उनके माध्य हैं उनमें लगभग समानता होनी चाहिए। फिर इसका है बीजगणितीय विवेचन, यानी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एक आदर्श माध्य में कुछ ऐसी गणितीय विशेषताएं होनी चाहिए जिससे उनका बीजगणितीय विवेचन सरलता से कर सके। उदाहरण के लिए यदि दो या अधिक समूह के माध्य ज्ञात हों तो उनकी सहायता से उन समूह का सम्मिलित माध्य भी निर्धारित हो जाना चाहिए। सांख्यिकी विश्लेषण की अन्य रीतियों में उसी माध्य का सर्वाधिक प्रयोग होता है जिसमें बीजगणितीय विवेचन का गुण पाया जाता है। तो ये जो अभी गुण बताएं उनके अतिरिक्त एक संतोषजनक माध्य समंक माला के अधिक से अधिक लक्षणों का प्रतिनिधित्व करने वाला और विभिन्न पदों का अधिक से अधिक निकटवर्ती होना चाहिए। वह एक निश्चित व निरपेक्ष संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने एक जो प्राइमरी बातें हैं, एलिमेंट्री बातें जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में हमें जाननी चाहिए, उसकी चर्चा मैंने आज आप लोगों से की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।